तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय चल रहा है एग्जाम का शेड्यूल। तो कुछ यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम फॉर्म डल रहे हैं, कुछ में टाइम टेबल आ गया है और कुछ में एग्जाम चल रही है। तो जैसे ही एग्जाम आती है वैसे ही स्टूडेंट्स को लगता है कि किसी भी तरीके से हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो हम लास्ट में उसकी तैयारी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके। तो उसी के तारतम्य में जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। अलग-अलग सब्जेक्ट, अलग-अलग क्लासेस के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो आज मैं जो लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो होने वाला है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बीएससी सेकंड ईयर के कौन से स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है? तो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में या जूलॉजी लिया है या माइनर या ओपन इलेक्टिव में जूलॉजी लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लाया हूँ, ये जूलॉजी अगर आप स्टूडेंट्स ने मेजर में लिया है तो आपका सेकंड पेपर होने वाला है। यदि आप माइनर और ओपन इलेक्टिव में लिया है तो सेम पेपर आपको चलने वाला है। तो आपके पेपर का नाम है फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कार्यकी एवं जैव रसायनिकी। तो ये पेपर आपका जो है इसके ऊपर मैं आज वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और ये मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसलिए सभी यूनिवर्सिटी में इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जूलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी के सारे ही स्टूडेंट जो है इस पेपर को तो तैयार कर ही सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी का सेकंड पेपर है मेजर का और माइनर और ओपन इलेक्टिव में भी यही लागू हो रहा है। तो इसमें भी बाकी पेपर की तरह आपकी टोटल 5 यूनिट होगी। तो उन 5 यूनिट में से मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे कि यहाँ पे आपका जो पहली यूनिट है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो पहली यूनिट में आपको जो तैयार करना है पहला क्वेश्चन, वो है सुश्रुत एवं चरक के योगदान पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो सुश्रुत और चरक कौन है? ये दो अपने ऋषि मुनि रहे हैं पुराने समय पर। तो इनका क्या योगदान रहा है इसके ऊपर कुछ टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत एंड चरक। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है पीएच पर टिप्पणी लिखिए। पीएच या हाइड्रोजन आयन या सांद्रण पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए एंजाइम पर आपको पूरा का पूरा एक निबंध तैयार करना है और उसके प्रकार और कार्य भी बताने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है कि आखिर विटामिन क्या होता है, और जल में घुलनशील विटामिन पर लेख भी पूछा जा सकता है। तो या तो आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि विटामिन क्या होता है, 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विटामिन क्या होता है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनके ऊपर कोई लेख लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर पूरा लॉन्ग आंसर में आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है बफर घोल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि क्या होता है बफर सॉल्यूशन और ये कितने प्रकार का होता है, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 2 नंबर में पूछ लिया कि कोएंजाइम क्या होता है। तो छोटा सा नोट आपको याद रखना है कि कोएंजाइम क्या होता है। उसके बाद में आते हैं सेकंड यूनिट पे। तो आपके सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या होता है, इसके लक्षण, महत्व और वर्गीकरण की विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो आपको पहले ये पता करना है कि भाई प्रोटीन क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके महत्व क्या होते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन आपको देने के लिए बोला जा सकता है। फिर यही इसी तरीके से प्रोटीन के जैसा ही आपसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर और
रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्णन कीजिए। तो इसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्णन करना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला, इस पे आपसे नोट पूछा जा सकता है, इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो डायग्राम समेत आपको करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर आपसे क्रेब साइकिल पूछा जा सकता है कि क्रेब साइकिल क्या होती है, उसके आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्रेब साइकिल भी अच्छे से तैयार करनी है। आपसे पूछा जा सकता है बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस पर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ताप नियंत्रण से क्या समझते हैं, मतलब कि थर्मो रेगुलेशन का वर्णन करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। उसके बाद आपसे होम्योस्टेसिस क्या होता है, समतापीयता क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें टोटल मैंने आपके 7 क्वेश्चन निकाले हैं। तो आपको ये सेकंड यूनिट में से टोटल 7 क्वेश्चन और इसमें से मैंने आपके 6 क्वेश्चन निकाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तो कर ही लें, ये मान के चलें कि आपको ये क्वेश्चन लगभग पेपर में 90 से 95% आपको ये पेपर में दिख सकते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो तैयार कर ही लेने हैं। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप बाकी के क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, पर इनको तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। इसके बाद समय बचता है तो आप वैसे आप इतने क्वेश्चन करेंगे, इसमें ही आपका समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो यूनिट थर्ड आती है, थर्ड में आपसे पूछा जा सकता है स्तनियों में श्वसन की कार्यकी का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, तो मतलब स्तनियों में श्वसन की कार्यकी का वर्णन पूछा जा सकता है। तो रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है मैमल्स में। फिर ऑर्निथाइन साइकिल चक्र या ऑर्निथाइन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्निथाइन साइकिल क्या होती है, उसका सचित्र वर्णन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में परासरण नियमन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, पर विस्तृत वर्णन पूछा जा सकता है कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, या हिंदी में कहते हैं इसको परासरण नियमन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इम्यून तंत्र क्या है, इसमें भाग लेने वाली कोशिकाओं का वर्णन कीजिए कि भाई इम्यून सिस्टम क्या होता है और इसमें जो पार्टिसिपेशन करती हैं कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उसके बारे में बताना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मायोग्लोबिन पर लेख पूछा जा सकता है कि मायोग्लोबिन क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है उत्सर्जन की क्रियाविधि, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपके थर्ड यूनिट में से निकाले हैं, इनको आपको कर लेना है। फिर आती है बारी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में अपन देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, मतलब कि तंत्रिका कोशिका की संरचना और प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर और कितने प्रकार के होते हैं न्यूरॉन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन मतलब कि तंत्रिका आवेग संचरण की क्रियाविधि, तंत्रिका आवेग संचरण की क्रियाविधि भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स बायोकेमिस्ट्री, तो मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है, हिंदी में इसको कहते हैं पेशी संकुचन की कार्यकी एवं जैव रसायनिकी को समझाइए, पेशी संकुचन की कार्यकी एवं जैव रसायनिकी को समझाइए, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आपसे छोटी छोटी टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, एपिलेप्सिस क्या होता है, मिर्गी क्या होती है, एल्जाइमर एंड पार्किंसन डिसीज क्या होती है, उसके बाद में सिनेप्स क्या होते हैं, उसके बाद में मसल फैटिग पेशी रोग थकान ये क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल 4
प्रश्न मैंने आपको दिए हैं एक तरीके से देखा जाए तो 4th यूनिट में, तो आपको इनको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद में बारी आती है 5वीं यूनिट की। तो 5वीं यूनिट में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिभाषित करते हुए पीयूष ग्रंथि के कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपको डिफाइन करते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड के वर्क्स को बताना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिभाषित करते हुए पीयूष ग्रंथि के कार्यों का वर्णन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हार्मोन के लक्षण या कैरेक्टर्स और क्रियाविधि या मैकेनिज्म बताइए कि भाई हार्मोन जो रहते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं और उनकी क्या कैसे क्रियाविधि होती है, उसके बारे में बताना है, हार्मोन के कैरेक्टर एंड मैकेनिज्म। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एड्रिनल ग्लैंड की संरचना, कार्य एवं विकारों के बारे में पूछा जा सकता है कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो वर्क कैसे करता है और उसके अंदर डिसऑर्डर्स कौन कौन से आ जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है शुक्राणु जनन का वर्णन कीजिए एवं इस क्रिया पर हार्मोन नियंत्रण पर प्रकाश डालिए। मतलब कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको बताना है और ये जो प्रोसेस रहती है इसमें हार्मोन का कैसे कंट्रोल रहता है इस प्रोसेस के लिए, वो आपको बताना है। उसके बाद आपसे मैंने यहाँ पे oogenesis का भी दे दिया है, अंड जनन के बारे में बताया कि अंड जनन की प्रक्रिया एवं हार्मोन द्वारा नियंत्रण पर प्रकाश डालिए, मतलब oogenesis के बारे में बोला है। तो आपसे जो परीक्षा में पूछा जा सकता है या तो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूछा जाएगा या oogenesis का पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो आपको इन दोनों में, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि इसमें ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस जो पेपर सेट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनाएगा, तो उसका जो मूड रहता है वो क्वेश्चन वो बना देता है। उसके बाद में आपको ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर अच्छे से कर ही लेना है क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टोटल आपकी 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट में मैंने आपके जो क्वेश्चंस निकाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चंस निकालना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपका पूरा सिलेबस स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद में उसका देखना पड़ता है कि इसमें से किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन निकालूं कि वो आपको परीक्षा में जो है कम से कम 90% या 95% तो क्वेश्चन आपके आ ही जाएं। छोटे मोटे क्वेश्चन, और मैं ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो लेके आता हूँ ये लॉन्ग आंसर टाइप लेके आता हूँ। तो मैं इसलिए लेके आता हूँ लॉन्ग आंसर टाइप की, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है वो अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करना है। मैंने और भी जो है आप लोगों के लिए मैं प्ले लिस्ट भी तैयार कर रहा हूँ जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग क्लास वाइज जो है वो मैं उसमें वीडियो लेक्चर को डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कराएं ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को सबको इसकी मदद मिल सके और मुझे भी जो है आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी उसका थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर चाहिए। मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि लास्ट मोमेंट है तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि आपका फाउंडेशन कोर्स है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि 1 घंटे का या 1.25 घंटे का ऐसा वीडियो लेक्चर तैयार कर दूं कि जिसमें आपके सारी यूनिट्स को कवर करके उसको समराइज करके आपको बता दूं ताकि आप उसको सुन लेंगे जिससे ही आप जो है पूरा का पूरा एग्जाम में लिख सके। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।